इस भाग में हम आज देखेंगे निम्नलिखित से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं। पहला वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, इसकी आवृत्ति है 6। 20 से 30 दूसरा वर्ग, उसकी आवृत्ति है 9। 30 से 40 उसकी आवृत्ति है 12। 40 से 50 की आवृत्ति है 12। 50 से 60 की आवृत्ति है 11। 60 से 70 की आवृत्ति है 10। 70 से 80 की आवृत्ति है 8। समूहन रीति द्वारा बहुलक का निर्धारण करना है। तो वर्गांतर दिए हुए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। पहले कॉलम में क्या करते, आवृत्ति रख देते पूर्वानुसार। तो आवृत्ति रख दी, पहले वर्ग की है 6 तो 6, दूसरे वर्ग की 9, तीसरे वर्ग की 12, चौथे वर्ग की 12, पांचवें वर्ग की 11, छठवें वर्ग की 10 और सातवें वर्ग की 8। अब क्या करेंगे, वही विधि। पहले कॉलम में ऊपर से दो दो संख्याओं का समूह बना लेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो पहले दो आवृत्तियों का योग 6 और 9 कितना हुआ, 15। हमने लिख दिया यहाँ पर 15। फिर अगली दो आवृत्तियों का योग कितना होगा, 12 और 12 24। फिर दो आवृत्तियों का योग 10 और 11 21। अब तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, ऊपर से एक आवृत्ति छोड़ देंगे और दो दो आवृत्तियों के समूह बनाएंगे। तो 12 और 9 कितना हुआ, 21। फिर 12 और 11 कितना हुआ, 23। फिर 10 और 8 कितना हुआ, 18 लिख दिया हमने। चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, चौथे कॉलम में ऊपर से हम तीन तीन आवृत्तियों का योग करेंगे। तो करते तीन आवृत्तियों का योग, 9 और 6 15, है ना। 9 और 6 15, 15 और 12 तो कितना हुआ, 12 दूनी 24 और 2 24 और 3 27, है ना। 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 और 2 27 लिख दिया 27। फिर तीन संख्या जोड़ी हमने, 12 11 10। 11 10 का योग कितना हुआ, 12 और 11 कितना हुआ, 23। 23 और 10 33 लिख दिया हमने 33। पांचवें कॉलम में क्या करेंगे, हम ऊपर से पहली आवृत्ति छोड़ देंगे और तीन तीन आवृत्तियों का योग कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो गया, 33। फिर तीन आवृत्तियों का योग 11 10 और 8, 11 और 10 21, 21 और 8 29। चलते हैं छठवें नंबर कॉलम पे। छठवें नंबर कॉलम में हम क्या करेंगे, ऊपर से दो आवृत्तियों को छोड़ देंगे और तीन आवृत्तियों का समूह बनाएंगे। तो तीन आवृत्तियों का समूह बना रहे हम छठवें नंबर कॉलम में। क्या जुड़ेगा, 12 दूनी 24, 24 और 9 12 और 12, 12 दूनी 24, 24 और 9 क्या करेंगे, अपन दो आवृत्तियों को छोड़ देंगे और तीन आवृत्तियों का समूह बनाएंगे। क्योंकि पहली आवृत्ति हमने पहले छोड़ दी थी, दूसरी भी छोड़ दी थी। फिर दो आवृत्तियों छोड़ करके तीन आवृत्तियों का समूह। तो 12 दूनी 24, 24 और 11, 24 और 10 34 और 1 35, 35 आ गया। अब हम योग कर लेंगे कि अधिकतम आवृत्तियों की संख्या किस में आई। तो अधिकतम आवृत्तियों की संख्या में हम गोले लगा लेंगे
जो छठवां नंबर कॉलम है उसमें 35 सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर कॉलम में 33 सबसे बड़ी है, चौथे नंबर कॉलम में 33 सबसे बड़ी है, फिर 23 सबसे बड़ी है तीसरे नंबर कॉलम में, दूसरे नंबर कॉलम में 24 सबसे बड़ी है, और पहले कॉलम में दो आवृत्तियां सबसे बड़ी थी 12 और 12। तो इससे ज्ञात अब हो रहा है कि सबसे ज़्यादा 40 से 50 वाली आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है ना। ये देख रहे हैं 35, इसमें भी 40 से 50 वाली आवृत्ति आई, 33 में भी 40 से 50 वाली आवृत्ति आई, 33 में भी 40 से 50 वाली आवृत्ति आई है, फिर 23 में भी आई है, 24 में भी, और ये 12 में भी है ना। दूसरे 12 की आवृत्ति आई नहीं। तो उपयुक्त सारणी को देखने से स्पष्ट है कि बहुलक वर्गांतर 40 से 50 है, क्योंकि इसके सामने सबसे अधिक आवृत्ति संख्या 6 है। 6 बार आई है आवृत्ति सबसे बड़ी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सूत्र द्वारा हल करते हैं। बहुलक का सूत्र Z बराबरी से L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। सूत्र में मान रखा हमने, L1 सीमा कितनी है 40, ये L1 सीमा कितनी निकली, L1 40, L2 कितना है 50, तो L1 बराबर से 40 धन F0 कितना है 12 है ना। ये हमने लिख लिया पहले से, F0 12, यानी जो बहुलक आवृत्ति आए वो F1 कहलाती है, ऊपर की आवृत्ति F0 कहलाती है और नीचे की आवृत्ति F2 कहलाती है। बहुलक वर्ग के सामने की आवृत्ति F1, उसके ऊपर की आवृत्ति F0 और उसके नीचे की आवृत्ति F1 F2 होती है। तो मान रखते हम F1 बराबरी से, F1 का मान है 12, F1 का मान रखा था हमने 12, F0 का मान है 12, ये 12 ऋण 12 बटे 2F1, 2F1 कितना है 12 रखा 12, F0 कितना है 12, ये रख दिया 12, और फिर F2 कितना है 11, ये रख दिया 11, इंटू L2 माइनस L1। तो L2 है 50 और L1 है 40। चलो हल करते हैं। 40 का 40 धन 12 ऋण 12 बराबरी से 0। अब यहाँ ये दो संख्याओं को बार दूनी कितना हुआ, बार दूनी 24, तो ये रख दिया 24, और फिर क्या करेंगे 12 ऋण 11 इसको जोड़ लिया, तो ये रख दिया 23 हमने, इंटू 50 में से 40 गए 10। चलो आगे 40 का 40 है ना। अब यहाँ 24 में से 23 है ना, 1 है, तो कितना आया 0।
1 गुणित 10। तो इसका भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आएगा? 0। तो 40 उत्तर आया इसका, बहुलक वर्ग निकला 40। यहाँ ऋण क्यों आया? धन ऋण बराबरी से ऋण होता है। विस्तार की परिभाषा कीजिए एवं इसके 2 गुण लिखिए। तो विस्तार की परिभाषा और 2 गुण लिखना है। विस्तार की परिभाषा, इसको रेंज भी बोलते हैं। यह अपकिरण की सबसे सरलतम माप है। अब आगे विस्तार समझ रहे हैं हम। विस्तार किसी वितरण में अधिकतम यानी L एवं न्यूनतम S मानों के बीच का अंतर है। इसके पहले समझ गए हम इसको निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। R बराबरी से L माइनस S। यहाँ पर R बराबरी से विस्तार, L बराबरी से श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य, S बराबरी से श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य। विस्तार के गुण कौन कौन से? पहला, विस्तार की गणना करना तथा इसे समझना बहुत सरल है। दूसरा, इसका गुण नियंत्रण संबंधी कार्यों में प्रयोग अधिक लाभदायक है। तीसरा, उत्पादित वस्तुओं के गुण नियंत्रण संबंधी कार्यों में इसका प्रयोग लाभदायक होता है। चौथा, ब्याज की दरों, विनिमय दरों, शेयर कीमतों आदि में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए विस्तार का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। विस्तार के दोष। पहला, विस्तार किसी श्रृंखला का स्थिर माप नहीं है। यह सीमांत मानों पर निर्भर करता है। इनमें होने वाले परिवर्तनों का विस्तार पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, विस्तार श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। विस्तार श्रृंखला के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है। इनमें सभी मूल्यों को महत्व दिया जाता है। तीसरा, विस्तार से श्रृंखला के बनावट की जानकारी प्राप्त नहीं होती। चौथा, खुले सिरे वाली आवृत्ति वितरण की स्थिति में विस्तार की गणना नहीं की जा सकती। खुले सिरे वाली आवृत्ति वितरण की स्थिति में विस्तार की गणना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन के गुण, दोष व गणना विधि का वर्णन कीजिए। तो प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन जिसको कहा जाता है, प्रमाप विचलन या मानक विचलन अपकिरण का एक आदर्श माप है और इसका प्रयोग सांख्यिकी में सबसे अधिक किया जाता है। इस माप का प्रयोग 1893 में कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। प्रमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का अक्षर सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा। प्रमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का, कौन सी वर्णमाला का सिग्मा है? ग्रीक वर्णमाला। ग्रीक वर्णमाला का अक्षर सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। गुण पूर्व में हम पढ़ चुके हैं प्रमाप विचलन के। यहाँ देखेंगे प्रमाप विचलन के दोष। प्रमाप विचलन के निम्नलिखित दोष है। नंबर 1, अन्य मापों की तुलना में इसको समझना व गणना करना अधिक जटिल है। दूसरा, यह चरम मूल्यों को अधिक महत्व देता है। तीसरा, यह समांतर माध्य से दूर के पदों को अनावश्यक महत्व देता है और उनके पास पदों को कम महत्व देता है।
चौथा, इसका एक प्रमुख दोष यह भी है कि यह ऐसी दो या दो से अधिक श्रेणियों के वितरण की तुलना नहीं कर सकता जिनकी इकाइयाँ अलग अलग हो। प्रमाप विचलन की गणना विधि। इस रीति के अंतर्गत वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं। किससे लेते? वास्तविक समांतर माध्य से। फिर समांतर माध्य से विचलन इस प्रकार से d अर्थात x माइनस x मूल्य में से कल्पित माध्य में से मूल्य, ये x ऊपर लाइन क्या है? कल्पित माध्य में से x क्या है? माध्य, यानी मूल्य को घटा देंगे तो d निकल आए। ज्ञात किए जाते हैं। विचलनों का वर्ग करके उनका योग सिग्मा d वर्ग निकाल लिया जाता है। विचलनों के वर्गों के योग में पदों की संख्या n से भाग देकर प्राप्त मूल्य का वर्गमूल निकाल दिया जाता है। यही प्रमाप विचलन है। सूत्र के रूप में दूसरा, लघु रीति। इस रीति के अंतर्गत विचलन कल्पित माध्य से निकाले जाते हैं। इस कल्पित माध्य से सभी मूल्यों के विचलन dx बराबर से x माइनस a, इस रीति से के अंतर्गत विचलन क्या करते? कल्पित माध्य से निकाले जाते हैं। इन कल्पित माध्य से सभी मूल्यों के विचलन dx बराबर से x माइनस a लिए जाते हैं। फिर इन विचलनों का वर्ग करके इनका जोड़ कर लिया जाता है। क्या आ जाएगा? वो सिग्मा d स्क्वायर x, d का वर्ग बटे d का वर्ग x ज्ञात कर लिया जाता है। सूत्र के अनुसार दिया हुआ है सिग्मा बराबरी से अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x अपान n माइनस सिग्मा dx अपान n अंडर रूट 2। अगले पीडीएफ में हम समझेंगे निम्न आंकड़ों से माध्य विचलन एवं माध्य विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले भाग में हम निम्न आंकड़ों से माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक निकालेंगे। धन्यवाद।